सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत विवादों में बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष का आरोप यह है कि नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होना और मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत होना पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरे चले और वहीं अब विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। सूरत में बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद बड़ा खेल। कांग्रेस उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी होंगे बीजेपी में शामिल। बिना चुनाव सूरत सीट हारने के बाद एक्टिव हुई कांग्रेस और आप। इसी से फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने की रखी मांग। सूरत में लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के बाद बड़ा खेल चल रहा है। आरोप है कि बीजेपी की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली है। इसके मुताबिक नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरे चले हैं। अब इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। साथ ही इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग भी की है। सूरत में जो बात घटी, चुनाव से पहले आपने खेला कर दिया। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके 3 समर्थकों ने पर्चा दाखिल किया था। वो कहते कि हमारी सिग्नेचर नहीं, हमने किया ही नहीं, जबकि लोग साथ में बैठे थे, एक जगह सारे फॉर्म टाइप हुए। उसके बाद जो 6 या 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो सब विड्रॉ कर लेते हैं। और किस तरह का दबाव पुलिस की तरफ से डाला गया है, कांग्रेस पार्टी ने इसकी पूरी लीगल जांच करा के हम उचित कार्रवाई करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत विवादों में बनी हुई है। वहीं नीलेश के जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीलेश के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर उन्हें जनता का गद्दार और लोकशाही का हत्यारा तक कह दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से नीलेश कुंभानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये तो एक खतरे का अंदेशा है कि ये सूरत मॉडल या CR पाटिल मॉडल या पता नहीं मोदी शाह मॉडल जो है, जो सूरत में देखा गया है, देश की जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम आज अघोषित इमरजेंसी में है, तो हमारे विपक्ष का वोटों का बंटवारा होने के कारण मोदी जी जो चुनाव जीत रहे थे अब नहीं जीत पाएंगे, तो बौखला गए हैं। तो ये चुनाव से पहले ही हरकतें हो रही हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी ने भी की है। आम आदमी पार्टी ने नीलेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मामले की जांच और सीट पर नए तरीके से इलेक्शन कराने की मांग की है। આજે અમે સુરત લોકસભાના મતદાતાઓ તરીકે સુરત લોકસભાની સીટ ઉપર જેવી રીતે ભાજપને બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે અમે આ આખી ષડયંત્રની અંદર જે ગુનાહિત કૃત્ય બન્યું છે એના વિરોધમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની માંગ સાથે કલેક્ટરશ્રીને મળવા માટે આજે અમે આવ્યા છીએ। કોંગ્રેસ ઉમેદવારે જે ફોર્મ રજૂ કર્યું છે એ ફોર્મ ઉપર કલેક્ટરશ્રીએ, ચૂંટણી અધિકારીશ્રીએ એમ કહીને એમનું ફોર્મ રદ કર્યું છે કે આમાં દરખાસ્તકર્તાઓની સાઈન જે છે એ ખોટી છે। એનો મતલબ છે કે ખોટું ફોર્મ રજૂ કરવું, ખોટી સાઈનો સાથે ફોર્મ રજૂ કરવું એ ગુનાહિત કૃત્ય છે અને એમના વિરુદ્ધમાં ફોજદારી કાર્યવાહી વ્યાજબી છે। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो। सूरत से संजय सिंह राठौर और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों के लिए गुजरात बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और अब चुनाव में रथ और 55 युवाओं की टीम सांस्कृतिक थीम के साथ प्रचार करेगी। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में गांधीनगर से नए अभियान को शुरू किया गया है। आने वाले 10 दिनों में ये टीम गांव-गांव जाकर प्रचार करेगी। इस दौरान कई शो, गरबा और फ्लैश मॉब के जरिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही प्रचार रथ में PM नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर बन रहे तरह तरह के गाने भी बजाए जाएंगे। वहीं आज बीजेपी के संकल्प पत्र की गुजराती आवृत्ति को भी लॉन्च किया गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रचार प्रसार अभियान की कमान है विधायक महेश कसवाला के हाथों में। गुजरात के हर 10 हमने जोन में बांटा हुआ है। 10 से 10 जोन के अंदर ये टैब्लो जाएगा
टेबलो के साथ 55 प्लेयर्स, जो गरबा हमारा जो पारंपरिक हमारी पहचान जो गुजरात की है, वो गरबा के रूप में लगभग 55 लोग, लड़कियां और लड़के परफॉर्म करेंगे और मोदी साहब का संदेशा हर गांव तक, हर मोहल्ला तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। 5 तारीख तक ये हमारा जो प्रचार अभियान है वो चलेगा। उसके अलावा भी हमारी अनेक कृति हो, चाहे फ्लैश मॉब है, चाहे विकास का गरबा है, चाहे जादूगर है, चाहे और भी कुछ आइटम है, वो हमारा प्रचार कार्य चल रहा है। इस बार ये नई कृति है, प्रायोगिक रूप से हम उसका लगभग 1000 जितना शो करने जा रहा है। गुजरात में भाजपा लगातार तीसरी बार जो है सभी 26 सीटों के लिए जोर लगा रही है। आज जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में जो है पूरा कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस तरह से अलग अलग टीमें गाँव में पहुंचेंगी और वहां पे भाजपा का चुनावी कैंपेन करेंगी। ये रथ बनाया गया है, रथ के द्वारा जो है पूरा कैंपेन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं के साथ सभी लोग मिलकर जो हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे गरबा और अलग अलग माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को बताया जाएगा किस तरह से काम हुआ है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। और ये रथ जो हैं 10 अलग अलग रथ ऐसे बनाए गए हैं कि जो रथ जो है वो पूरी जगहों पे घूमेंगे, सभी लोकसभाओं में जाएंगे। आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये पूरा अभियान लॉन्च किया गया है। किस तरह से सभी लोगों के साथ यहाँ पे ये लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे भाजपा के लिए मत मांगेंगे। ये जो कैंपेन है, बीजेपी हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश में रहती है और वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से पूरा अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है, आने वाले दिनों में सभी लोकसभा क्षेत्रों का जो है कवर किया जाएगा और वहाँ पे भाजपा के लिए जो है मत मांगे जाएंगे और साथ ही भाजपा का चुनावी अभियान और चुनावी प्रचार भी किया जाएगा। गांधीनगर से कैमरा निवास के साथ विजय जोशी, आज तक। गुजरात की राजकोट सीट से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का नामांकन रद्द नहीं होने पर क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से ही क्षत्रिय समाज संकलन समिति बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स का विरोध कर रही है। क्षत्रिय समाज की महिलाएं लगातार पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं क्षत्रिय समाज संकलन समिति का कहना यह है कि हम आंदोलन के पार्ट 2 में हैं। हमारी बहनें सुंदरकांड कर रही हैं। हमारा आंदोलन 7 मई तक बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स के खिलाफ ऐसे ही जारी रहेगा। भाजपा के विरुद्ध में मतदान हो, शांति से संयम से धरना हो, देखा हो, वो तो होगा, विरोध तो होगा। आपने काला झंडा मना किया अहमदाबाद में, तो केसरी झंडे से, भगवे झंडे से जो हमारा है, केसरिया ध्वज क्षत्रियों का है। ये भाजपा नहीं थी ना, तब भी केसरिया ध्वज था और भाजपा नहीं रहेगी तब भी केसरिया ध्वज होगा। तो ये केसरिया ध्वज है, इससे हम विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। अस्मिता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है ये केसरिया ध्वज। और अब बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के हमले की, जिस पर सियासत की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस मोदी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से कांग्रेस पर दोबारा हमला किया है और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन लगातार इसे बता रहे हैं। दो दिन, 2 राज्य और 3 रैलियां, लेकिन मुद्दा एक, मंगलसूत्र। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव से 4 दिन पहले जो चुनावी प्रहार शुरू किया है वो तमाम ऐतराज के बावजूद जारी है। एक बार फिर पीएम मोदी ने मंगलसूत्र पर चुनावी पंजे का वही खतरा दिखाया जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने बांसवाड़ा से लेकर अलीगढ़ तक दिखाया। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। पीएम मोदी ये हमले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से कर रहे हैं। घोषणा पत्र में लिखी बातों के मायने अपनी रैलियों में बताते हैं। अब कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक चुनाव आयोग से लेकर पुलिस थाने में शिकायत दे देकर परेशान हैं। कहते हैं मंगलसूत्र पर झूठ की सियासत हो रही है। मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा।
और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। दरअसल पीएम मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन के दलों और खासकर कांग्रेस के खिलाफ मंगलसूत्र वाले अटैक के पीछे महिला वोटों की एक राजनीति भी है। यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। ऐसे में बहुत संभव है कि इन्हीं महिला मतदाताओं के वोट को पाले में करने के लिए ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने मंगलसूत्र वाली सियासत की शुरुआत की है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में भरूच लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस सीट पर इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला है बीजेपी के मनसुख वसावा के साथ। एक तरफ मनसुख भाई के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, वहीं दूसरी तरफ चैतर वसावा भी आदिवासी समाज में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। ऐसे में भरूच की जनता विकास और रोजगार को लेकर वोट डालने पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। मनसुख भाई ने लोगों का बहुत काम किया है। हकीकत में बहुत काम हुआ है। आप चारों तरफ देखो, ये रास्ते देखो, इंडस्ट्री देखो, शिक्षा देखो, आरोग्य की सुविधा देखो, बहुत काम हुआ है। सभी पार्टी के होद्देदारों चाहते थे कि मनसुख भाई वसावा को टिकट मिले। ऐसे ही वो हवा में बातें कर रहा है चैतर वसावा। भरूच लोकसभा में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हुआ है। औद्योगिक विकास पिछले 30 सालों में सबसे ज़बरदस्त जो कहीं पर भी हुआ तो भरूच लोकसभा में हुआ। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे देखा गया है, कौन से मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से ये सीट जो एक टाइम पे कांग्रेस के पास थी वो बीजेपी का गढ़ हो गई। युवाओं से बात करते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, क्या कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है? क्योंकि वालिया जो है वो जाना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। कितनी इंडस्ट्री है, क्या रोज़गार मिलता है यहाँ युवाओं को? यहाँ पे रोज़गार सभी को मिलता है और झगड़िया जीआईडीसी भी है। ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे एजुकेटेड और आदिवासी ट्राइबल एरिया है, सबको यहाँ पे रोज़गार मिलता है। कितने साल हुए आप यहाँ पे युवा हैं, आपने देखा है लोगों को रोज़गार के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था या फिर यहीं पे 30 साल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इसी एरिया में है भरूच से लेके वापी तक, तो क्या लोग यहाँ से बाहर जाते हैं या यहीं पे रोज़गार मिलता है? नहीं, यहाँ पे ही रोज़गार मिलता है। यहाँ पे सांसद 6 टर्म से यहाँ पे सांसद है और 7वीं बार भी सांसद बनने वाले हैं। आप क्या मानते हैं यहाँ का जो मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है कि ये जो बोला कि 6 टर्म से सांसद है, क्या काम हुए हैं या ऐसे ही जीतते हैं वो अपने नाम से? वो काम हुआ है, अच्छा है। मनसुख भाई वसावा सबका काम करते हैं, सबकी सुनते भी है। क्या वजह रही कि ये सीट जो कांग्रेस के पास थी एक समय, अहमद पटेल यहाँ से जीतते थे और अब बीजेपी 6 टर्म से आती है, कौन सा बड़ा वजह आप मानते हैं, कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ? बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ ये विस्तार में जो ट्राइबल विस्तार है वहाँ रोजगारी बहुत कम थी। अभी पूरा इंडस्ट्री आया है तो लोगों को गांव-गांव से लोग आते हैं इंडस्ट्री में और रोजगारी मिला है। और जो आरोग्य की सुविधा है, रोड रास्ता है, जल से नल योजना है, सबको पानी मिला है। और जो छोटी छोटी योजनाएं हैं सरकार की, जो विधवा पेंशन है, जो वुड पेंशन है, जो सबको मिला है और जो राशन मिलता है वो भी बड़ी वजह है। राशन बड़ी वजह है। आप क्या मानते हैं कौन सी वजह है कि ये यहाँ पे समीकरण चेंज हो गया, कांग्रेस अब पिक्चर में नहीं है और बीजेपी का गढ़ हो गया? ये देखो, ये मनसुख भाई के लोकल इशू पे भी वोट मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नेशनल इशू पे भी लोग अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो 370 जैसे कलम है और नरेंद्र मोदी के शासन में हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए यह भाजपा को वोट मिल रहा है। आप क्या मानते हैं कौन सा मुद्दा है जो लोगों को ज़्यादा टच करता है? क्या कौन सी बड़ी वजह रही कि ये सीट जो है पूरी चेंज हो गई, कांग्रेस से सीधी बीजेपी के पास आ गई? इसकी जब सरकार थी यहाँ पे तो कोई विकास का तो कोई काम ही नहीं अब तक हुआ। जब मोदी सरकार आई और मनसुख भाई यहाँ से 6 टर्म से सांसद रह चुके हैं। और दूसरी बात कि जो हिंदू का प्रश्न है और दूसरा राम मंदिर का जो इतना बड़ा
फैसला लिया भाजपा ने, बीजेपी ने, तो बहुत अच्छा किया हुआ है। यहाँ रोजगार भी सबको मिल रही है। ये बेस ट्राइबल बेस है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है प्राथमिक लोग को क्या कि यहाँ रोजगारी के लिए कोई बाहर जाना नहीं पड़ता और सबको यहाँ रोजगारी मिल रही है। साथ ही जो बड़े बड़े प्रश्न थे वो सारे उन्होंने सॉल्व किए हैं और सबसे बड़ी उनकी लोक चाहना की बात ये है कि लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कभी भी किसी की समस्या हो तो उनकी बात सुनते हैं और इसी वजह से वो 6 बार यहाँ से जीते हैं और 7वीं बार भी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। गुजरात में गर्मी का सितम जारी है। 40 के पार पहुंच चुका है पारा। भीषण गर्मी में न सिर्फ इंसान परेशान है बल्कि बेजुबान जानवर भी सिसकियां भर रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में बेजुबान पशु पक्षियों का ख्याल रखा जा रहा है, खास तौर से। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें अप्रैल के महीने में मौसम के मिजाज को बयां कर रही है। अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। अप्रैल के महीने में ही लू के थपेलों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। भीषण गर्मी के चलते न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी परेशान हैं। अहमदाबाद में बेजुबान पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ऐसे पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है जो भीषण गर्मी का शिकार हो जाते हैं, ताकि बढ़ती तपिश में इनको भी आसानी से राहत मिल सके। अहमदाबाद के पांजरापोल इलाके में चैरिटेबल ट्रस्ट ने बीते 20 दिनों के भीतर 1500 पक्षी और 500 पशुओं का इलाज किया है। यहाँ पर भी देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर 1500 से ज़्यादा बर्ड्स आए हैं। उसमें ही अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड्स हैं। उसमें पिजियन सबसे ज़्यादा है जिसमें को डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पर हमारे अस्पताल में जनरली स्मॉल एनिमल्स में डॉग और कैट के केसेस आते हैं। ऐसे बर्ड्स में देखा जाए तो पिजन है, आरआरपी है, काइट है, कॉमडक है, इग्रेट है, जैसे पक्षी आते हैं। डॉग्स में जो देखा जाए तो हीट स्ट्रोक से केस सबसे ज़्यादा आता है। इसमें उनको सलाइवेशन ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे बर्ड्स में देखा जाए तो डिहाइड्रेशन मतलब जो उनका किल बोन होता है वो बहुत शार्प होता है और उसी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं। भीषण गर्मी से ऐसे पक्षी ज्यादा परेशान हैं जो अपने भोजन के लिए लंबी दूरी का सफर तय करते हैं और वापस आते वक्त हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। इनमें कबूतर, तोता, कौवा, बुलबुल और चील ऐसे पक्षी हैं जो गर्मी से ज्यादा परेशान रहते हैं। जनरली हमारे यहाँ डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट सेट्स बांधे गए हैं, पक्षियों के लिए भी बांधे गए हैं। उसमें उनको ग्रीन नेट दिया गया है। ग्रीन नेट के ऊपर भी हम पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ कि हम उनको ओरली सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिसके उनको डिहाइड्रेशन ना था, और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम सबक्यूटेनियसली और इंट्राविनस फ्लूइड देते रहते हैं ताकि उनका डिहाइड्रेशन कम हो। और मैनेजमेंटल भी हमने बोला कि पर्दे लगाए हो, ग्रीन पर्दे, और उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं थोड़े घंटों के इंटरवल में ताकि उनको टेम्परेचर मेंटेन रहे। पिछले साल की तुलना में इस बार अप्रैल में ही बुरा हाल है। इस साल 25% केस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। कई शहरों में पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में बेजुबानों की देखभाल बेहद जरूरी है, क्योंकि बेजुबान बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। ऐसे में अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें और असहाय पशु पक्षियों का ख्याल जरूर रखें। अहमदाबाद के जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो बीते 20 दिनों में 1500 से ज़्यादा जो पक्षी हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू करके लाया गया है, जिनका फ़िलहाल इलाज चल रहा है। तो दूसरी तरफ गर्मी से परेशान लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोगों को 108 इमरजेंसी सर्विसेज के माध्यम से हॉस्पिटल तक ले जाया गया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे लंबे सांप का जीवाश्म पाया गया है। IIT रुड़की के प्रोफेसर और पोस्ट डॉक्टरल ने सांप की एक ऐसी प्राचीन प्रजाति की खोज की है जिसे अब तक चलने फिरने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। इस खोज से जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी के रूप में IIT रुड़की की प्रतिष्ठा और ज्यादा मजबूत हो गई है। इस सांप का नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। पौराणिक कथा के मुताबिक देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें वासुकी नाग की नेटी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। ये वासुकी नाग वही नाग है जो भगवान शिव के गले में भी रहते हैं। आज इसी नागराज वासुकी के जीवाश्म को खोज लिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है और ना ही डायनासोर्स के जमाने का विशालकाय टीरेक्स डायनासोर इससे बड़ा था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानंधरो लिग्नाइट खदान में मिला है। वैज्ञानिकों ने
इस खदान से वासुकीनाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडेक्स रखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने इसे तलाशा है। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक हो सकता है। अपनी फैमिली में तो ये सबसे बड़ा है ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा स्नेक था अभी तक को जो नोन है, जिसको हम टाइटेनोबोआ कहते हैं, ये करीब करीब उसी साइज का। वासुकी के जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला है कि ये विशालकाय आकृति वाला था। ये विशैला नहीं रहा होगा। इनकी सामान्य लंबाई 36 से 49 फीट तक होती थी। इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता की माने तो इसका आकार बताता है कि ये वासुकीनाग था, जो धीमी गति में चलने वाला खतरनाक शिकारी था। उनके मुताबिक ये एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। जब वासुकी इंडिकस जब जीवित था तब हमारे ये जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो करीबन 28 डिग्री था, जो अब से ज़्यादा है, और शायद इसी कारण ये सांप इतना बड़ा हुआ। इसके जो सबसे करीबी जो रिश्तेदार है वो हमें नॉर्थ अफ्रीका में मिलते हैं, पाए जाते हैं। जब हमारा ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो जब करीबन 50 मिलियन ईयर पहले जब एशिया से जाके टकराया, तब एक लैंड रूट खुल गया यूरेशिया से। वहाँ से ये सांप का जो वंशज है इंडिया से निकल के नॉर्थ अफ्रीका गया और फिर वहाँ पर वो विकसित हुआ। जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में IIT रुड़की का ये योगदान सराहनीय है। इस क्षेत्र में IIT रुड़की ने महत्वपूर्ण खोजों के लिए हॉटस्पॉट के रूप में खुद को विकसित कर भारत को जीवाश्म अनुसंधान में मजबूत किया है। वासुकी इंडेक्स का खुलासा IIT रुड़की की अभूतपूर्व जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में और इजाफा करता है, जिसका फायदा देश को भविष्य में मिलेगा। अब देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात एक्सप्रेस में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हनुमान जयंती के अवसर पर सालंगपुर धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कष्टभंजन देव हनुमान जी दादा के दर्शन किए। आज कष्टभंजन भगवान के 56 भोग का अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना की। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता भूपत भयानी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इस बयान पर सवाल उठाए हैं। वहीं भूपत भयानी का माफी मांगे जाने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वलसाड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिख रहा है। क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल को समर्थन देने का वचन दिया। वासंदा के क्षत्रिय समाज के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस कार्यालय पर जाकर अनंत पटेल से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने सूरत की तापी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अब हथियार की जांच के लिए उसे FSL भेजेगी।